नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉप कैरियर टेक गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 मई 2023 को RSIT एग्ज़ाम संपन्न हुई। आप उत्सुक होंगे यह जानने के लिए कि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए उनके आंसर्स क्या हैं। इस वीडियो में मैं इसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि मेरे विचार से 3 क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। मैं आगे बताऊं इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम में आया हुआ पहला क्वेश्चन था डैश 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 एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। इसका उत्तर है सी, स्लाइड ट्रांजैक्शन। दूसरा प्रश्न था ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है ए, इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट है। तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, MS एक्सेस। मैं यहाँ आपको जानकारी दे दूँ कि MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बनाया गया सॉफ्टवेयर है और MS एक्सेल वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहलाता है और MS पावरपॉइंट दरअसल प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता है और MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर है। चौथा प्रश्न था एक किलोबाइट डैश 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 के बराबर है, तो यहाँ आपको बताना है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है, तो इसका उत्तर है सी, 1024 बाइट। तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। पांचवा प्रश्न था वक्तव्य 1 वक्तव्य 2। पांचवें प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा गलत है या दोनों सही है या दोनों गलत है। वक्तव्य 1 है ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए ग्लास या प्लास्टिक धागे फाइबर का उपयोग करता है। वक्तव्य 2 में कहा गया है ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए 2 तारों को एक दूसरे के आसपास मोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही वक्तव्य सही हैं, अतः इसका सही उत्तर है ए, दोनों वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 सही हैं। इस एग्जाम में आया हुआ छठा प्रश्न था ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आप आधार कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर है डी, ये सभी। इस पेपर में आया हुआ 7वां प्रश्न था MS पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, और दिए गए 4 विकल्प हैं। ए में कहा गया है, ए में दिया गया है F5, बी में दिया गया है F6, सी में दिया गया है F7, डी में दिया गया है F8। मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न में जो बात कही गई है कि वर्तमान स्लाइड मतलब करंट स्लाइड से, यानी जो स्लाइड खुली हुई है उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F5, और जबकि F5 जो शॉर्टकट की है दरअसल उस शॉर्टकट की से पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू होता है। तो अतः यहाँ देखा जाए तो ये चारों ही विकल्प गलत हैं और सही उत्तर है शिफ्ट प्लस F5, जो कि इन चारों विकल्पों में नहीं है। अतः हमारे विचार से इस प्रश्न में बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। 8वां प्रश्न था MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही उत्तर है ए, Ctrl+M। 9वां प्रश्न था MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को
काटने के लिए मतलब कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप जानते ही हैं, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे चाइनीज सेल या रेंज हो, कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X। तो इसका सही उत्तर है बी, Ctrl+X। आप जानते हैं कि Ctrl+C से सेलेक्टेड टेक्स्ट या सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से जो भी आपने कट या कॉपी कर रखा है वो कर्सर के स्थान पर या जहां भी आपका पॉइंटर है उसके स्थान पर पेस्ट हो जाएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा। और Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल का काम होता है, यानी जो भी आप आइटम है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। 10वां प्रश्न था, MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्यवाही को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, Ctrl+Y। दरअसल प्रश्न में आपको रीडू के बारे में कहा गया है। रीडू यानी कि जो आपने किया उसे फिर से करें, जो भी कोई कार्रवाई आपने की है, अंतिम कार्रवाई जो भी आपने की है उसे फिर से दोहराएं, फिर से करें, यानी रीडू के लिए कहा गया। तो रीडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। और अनडू यानी जो आपने किया उसे रद्द करें, उसे कैंसिल करें, उसके लिए होती है Ctrl+Z। तो इसका सही उत्तर है बी, Ctrl+Y। 11वां प्रश्न था, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी विंडोज लोगो की +E होती है। तो दोस्तों विंडोज लोगो की +E होती है उसकी शॉर्टकट की, जबकि यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं वे हैं, ए में दिया गया है Ctrl+N, बी में दिया गया है Ctrl+O, सी में दिया गया है Ctrl+E और डी में दिया गया है Ctrl+F। तो ये चारों ही विकल्पों में सही उत्तर नहीं है, अतः ये चारों ही विकल्प गलत हैं और हमारे विचार से इस प्रश्न में भी बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। बोनस मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको जब यूनिवर्सिटी द्वारा आंसर की जारी हो जाए तब आपको आपत्ति यूनिवर्सिटी द्वारा बताई गई ईमेल पे भेजनी होगी। 12वां प्रश्न था, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+Escape। 13वां प्रश्न था, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, एनक्रिप्शन। 14वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है बी, स्कैनर, क्योंकि बी में जो दिया गया है स्कैनर यह एक इनपुट डिवाइस है। जबकि ए में दिया गया है प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, सी में दिया गया है स्पीकर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, और डी में दिया गया है मॉनिटर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, अतः इसका सही उत्तर है बी, स्कैनर। 15वां प्रश्न था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, फॉर्मूलाज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आप वर्कशीट पे आप काम करते हैं, स्प्रेडशीट पे आप काम करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अपनी शीट पे, अपने जो भी डाटा आपने टाइप किया है उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फॉर्मूले, कई तरह के फॉर्मूले होते हैं जिन्हें लगाकर आप गणना भी कर सकते हैं और कई तरह की और कैलकुलेशन करके कई तरह के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है? यानी इंटरनेट खंगालने के लिए, इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, इंटरनेट से वेब पेज निकालने के लिए, वेब पेज व्यू करने के लिए। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। तो ये तो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन ये सब कहलाते हैं वेब ब्राउज़र, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, वेब ब्राउज़र। 17वां प्रश्न था, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप से आप जो है अपने अनावश्यक फाइलों को हटा सकते हैं और डिस्क को
जो है उसका जो प्रदर्शन है, वो परफॉर्मेंस है, उसको बेटर कर सकते हैं। 18वां प्रश्न था, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या है। तो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की यानी फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है बी 12। यानी कीबोर्ड पर फंक्शन कीज 12 होती है, 12 फंक्शन कीज होती है, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती है। 19वां प्रश्न था, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन से विकल्प में दो आउटपुट डिवाइस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, मॉनिटर और प्रिंटर, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। ए में दिया गया है कीबोर्ड और माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। बी में दिया गया है विंडोज 2000 और विंडोज NT, ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, और बल्कि मैं कहूँ तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सी में दिया गया है फ्लॉपी डिस्क और CD, ये दोनों स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, मॉनिटर और प्रिंटर। 20वां प्रश्न था, AMICR में C के लिए है। AMICR में C डैश 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 के लिए है, यानी C का अर्थ क्या है यहाँ पर, यहाँ C किसके लिए आया है? तो यहाँ C कैरेक्टर के लिए आया है। तो इसका सही उत्तर है डी, कैरेक्टर। 21वां प्रश्न था, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, कंट्रोल, नियंत्रण। आप जानते ही हैं कि विंडोज में या हम कहें MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप कंट्रोल की के साथ एस दबाकर सेव कर सकते हैं, कंट्रोल की के साथ आप C दबाकर कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप X दबाकर कट कर सकते हैं, कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल A दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो कंट्रोल की जो है कैसी की होती है, उसके साथ अगर कोई दूसरी की का संयोजन बनाया जाए तो कोई ना कोई शॉर्टकट की बन जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए, कंट्रोल यानी नियंत्रण की। 22वां प्रश्न था, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। 23वां प्रश्न था, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। 24वां प्रश्न था, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए में दिया गया है वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, बी में दिया गया है इंडेक्सिंग, सी में दिया गया है सर्चिंग, डी में ये सभी। तो चूंकि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। 25वां प्रश्न था, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है, यानी BCC की फुल फॉर्म क्या है? तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ऐसे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजनी हो कि उनको भेजी गई ईमेल का किसी को पता नहीं लगे। 26वां प्रश्न था, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, और ए में दिया गया है F5 कुंजी दबाएं, जो कि सही है। F5 की दबाने से, अगर आप पावर पॉइंट में आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखा है और आप F5 दबाएंगे तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन का जो शो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बी में दिया गया है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प तो होता ही नहीं है, तो ये उत्तर गलत है। मैंने आपको यहाँ पे नीचे आप देखें ये पूरा स्लाइड शो मेन्यू दिखाया हुआ है। आप देखें तो इसमें फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट शो और प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड शो, रिहर्स टाइम, ये सभी आप देखें इनमें जो है अगर आप देखें व्यू शो विकल्प कहीं भी नहीं है। सी में दिया गया है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन करें, और डी में दिया गया है विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। तो हम गौर से देखें तो बी, सी, डी गलत है और केवल इसका एक ही उत्तर है ए, F5 की दबाएं। 26वां प्रश्न था, MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक यानी एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है? तो एनिमेशन पेन में एनिमेशन की लिस्ट होती है, तो इसका सही उत्तर है बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। 27वां प्रश्न था, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो इसका सही उत्तर है सी, प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स के द्वारा आप सेट कर सकते हैं कि आप कौन सी जो रो है या एक से अधिक रोज या एक से अधिक कॉलम्स, कौन से रो या कॉलम्स है जो आप हर पेज पर दोहराना चाहते हैं, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रिंट टाइटल्स। 29वां प्रश्न था, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, ग्रिड लाइन। इसका सही उत्तर है डी, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन कहते हैं उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को। 30वां प्रश्न था, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश 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 व्यू या डैश 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 व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। इसका सही उत्तर है ए, डिजाइन कोमा डेटाबेस, यानी डिजाइन या तो डिजाइन व्यू में या डेटाबेस डेटा शीट व्यू में वो एक नई टेबल बना सकता है। परंतु चूंकि MS एक्सेस सिलेबस में नहीं है, अतः हमारे विचार से इस प्रश्न में बोनस मार्क्स दिया जाना चाहिए। 31वां प्रश्न था, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, AZ145। दरअसल ए से जेड कॉलम नंबर होते हैं, फिर उसके बाद ए बी ए सी इस तरह से कॉलम नंबर आते हैं। तो ये AZ जो है ये कॉलम नंबर है और 145 ये रो नंबर है। याद रखिए कॉलम नंबर जो है अल्फ़ाबेट में होते हैं और जो रो नंबर होते हैं वो डिजिट्स में यानी कि नंबर्स में होते हैं। तो पहले जो आता है वो अल्फ़ाबेट आते हैं, फिर उसके बाद रो नंबर होते हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से सेल एड्रेस बनता है। 32वां प्रश्न था, गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, या एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। 33वां प्रश्न था, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है? तो इसका सही उत्तर है डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, यानी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। किसी भी सेल में अगर आप फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज करें। 34वां प्रश्न था, एक फाइल को CD/DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। तो इसे बर्निंग कहा जाता है। यानी जब भी आप किसी CD या DVD में कुछ कॉपी करेंगे, CD या DVD को राइट करेंगे, तो उसे CD बर्न करना कहते हैं, यानी CD या DVD को बर्न करना कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बर्निंग। 35वां प्रश्न था, डैश 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 MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। इसका सही उत्तर है बी, स्टेटस बार। स्टेटस बार पे पेज नंबर, लाइन नंबर और नंबर ऑफ वर्ड्स और कई चीज़ें इस तरह की छोटा जो पेज से संबंधित जानकारी होती है वो दी जाती है, जो ये पट्टी सबसे नीचे होती है MS वर्ड में। बिल्कुल। तो ये आपके इस 14 मई 2023 को जो RSAT एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम के पूरे 35 क्वेश्चन हैं और 35 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताए हैं। अब आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और अपने टीचर से अपने सेंटर पे जाके पता करिए कि अब वो जो है रिजल्ट कब तक आएगा, और अगर कम नंबर आते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।